नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट अर्जेंटीना की तरफ से फ्लोट किए गए फाइटर जेट की टेंडर को लेके है। अब सभी को पिछले हफ्ते मैंने बताया था कि अर्जेंटीना की तरफ से अभी अपनी जो फाइटर जेट की टेंडर था उसको कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन करने का फैसला किया गया था, जिसके पीछे मेन कारण ये कि अभी अर्जेंटीना की तरफ से कुल मिलाकर 3 फाइटर जेट को इवेल्यूएट किया जा रहा है, जिसमें तेजस JF-17 और सेकेंड हैंड कंडीशन में ऑफर की F-16 मौजूद है। अब इसमें अर्जेंटीना की तरफ से ये तलाश किया जा रहा है कि वो जो भी फाइटर जेट को खरीदे उन सभी में कोई भी यूके बेस्ड पार्ट का इस्तेमाल ना किया जाए। इस वजह से भारत की तरफ से तेजस के लिए और JF-17 के लिए चाइना की तरफ से कहा गया कि वो इसमें मौजूद सभी ब्रिटिश ऑरिजिन सिस्टम को रिप्लेस करके अर्जेंटीना को ऑफर करने वाले। अब यहाँ तक F-16 के सिलेक्ट होने के चांसेस सबसे ज्यादा बताया जा रहे थे, क्योंकि सबसे कम प्राइस पर उनको ऑफर किए गए थे और साथ ही यूएस ऑरिजिन सिस्टम थे। लेकिन जब इसको इवेल्यूएट किया गया तो अर्जेंटीना को पता चला कि इनमें भी यूके बेस्ड सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जैसे कि भारत और चाइना जो भी फाइटर जेट को भी ऑफर कर रहे हैं वो सभी के सभी नए फाइटर जेट हैं और वो खुद इनके मैन्युफैक्चर हैं, तो वो कस्टमर के डिमांड के हिसाब से अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करके उनको ऑफर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो F-16 है वो पहले से ही कोई इस्तेमाल करता है और वो दोबारा इसको सेल करना चाहता है, तो उनके पास अभी इसमें कोई भी मौजूद यूके बेस्ड सिस्टम को रिप्लेस करके फिर से किसी को बेचना एक आसान काम नहीं होने वाला है, जिस वजह से अभी अर्जेंटीना को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि आगे चल के उनको तेजस में या फिर JF-17 में से किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ सकता है। अब पहले से अर्जेंटीना की तरफ से JF-17 को और तेजस को दोनों को इवेल्यूएट किया जा चुका था और रिसेंटली डिफेंस एक्सपो के दौरान भी तेजस का डेमो उनको दिखाया गया था। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि अर्जेंटीना की तरफ से अभी तेजस को एक बार फिर से इवेल्यूएट करने के लिए भारत से रिक्वेस्ट किया गया है और सेम तरीके की रिक्वेस्ट को JF-17 के लिए चाइना के पास सबमिट किया गया है, और वो भी काफी जल्दी, यानी कि दिसंबर 2022 से पहले अपनी इस फाइटर जेट की टेंडर को लेकर कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं, जिस वजह से वो जल्दी इसको फाइनल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पिछली बार जब वो JF-17 को इवेल्यूएट किए थे तो वो उसकी परफॉर्मेंस को लेकर इतना खुश नहीं थे और चाइनीज ऑरिजिन सिस्टम को लेकर वो थोड़ा चिंता में थे। लेकिन अभी एक बार फिर से इसको इवेल्यूएट करने के बाद और तेजस को इवेल्यूएट करने के बाद वो किस नतीजे पर पहुंचते हैं ये आगे चल के पता चलने वाला है। अगला अपडेट कल्याणी ग्रुप की तरफ से, और जब भी मैं कल्याणी ग्रुप का नाम लेता हूं तो आप सभी के मन में आर्टिलरी गन्स का ख्याल जरूर आता होगा। इनिशियली कल्याणी ग्रुप को ATGS को लेके काफी सारा पॉपुलैरिटी मिला था, लेकिन इसके बाद इन्होंने लगातार अपनी डेवलपमेंट को जारी रखा था और अभी कल्याणी ग्रुप की तरफ से लगभग 5 से 6 तरह के अलग अलग तरह के आर्टिलरी गन्स को डेवलप किया जा चुका है, जिसमें अलग अलग कैलिबर के और अलग अलग तरह के आर्टिलरी गन मौजूद है, जैसे कि गरुड़ा गन हो जाए, भारत 52 आर्टिलरी गन हो जाए, माउंटेड गन सिस्टम हो जाए, अल्ट्रा लाइट हाउजर कैटेगरी की आर्टिलरी गन हो जाए या फिर ATGS हो जाए। ऐसे कई तरह के गन अभी कल्याणी ग्रुप की तरफ से डेवलप किया जा चुका है और हाल ही में कल्याणी ग्रुप की तरफ से अपनी माउंटेड गन सिस्टम का एक्सपोर्ट ऑर्डर को भी हासिल किया चुका है, जो कि सेम अल्ट्रा लाइट हाउजर को बेस करके डेवलप किया गया था। अब सेम आर्टिलरी गन्स को, जो कि 155 mm 39 कैलिबर की स्टैंडर्ड की आर्टिलरी गन है, उसको इंडियन आर्मी के लिए डेवलप किया जा रहा था ताकि हम आगे चल के M-triple स्टैंडर्ड की गन्स की जगह पर उसको इंडक्ट कर सके, यानी कि इंडिजिनस सोल्यूशन के तौर पर इसका इस्तेमाल कर सके। और ये लाइट वेट होने की वजह से इनको आसानी से पहाड़ी एरिया में लिया जा सकता है, फिर इसको जरूरत पड़ने पर एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है। अब हुआ है कि कल्याणी ग्रुप की तरफ जब अपनी अल्ट्रालाइट हाउजर को बेस करके एक माउंटेड गन सिस्टम को डेवलप किया तो उन्होंने इसकी एक ट्रक माउंटेड वेरिएंट को इंडियन आर्मी को भी ऑफर किया था, लेकिन इंडियन आर्मी की तरफ से ये कहा गया कि उनको 155 mm 39 कैलिबर की स्टैंडर्ड की नहीं बल्कि 155 mm और 52 कैलिबर स्टैंडर्ड की गन की जरूरत है। और अभी पता चला है कि कल्याणी ग्रुप की तरफ से अभी अपनी माउंटेड गन सिस्टम्स के अंदर 155 mm और 52 कैलिबर स्टैंडर्ड की आर्टिलरी गन को डेवलप किया जा चुका है, जिसको कल्याणी ग्रुप की तरफ से माउंटेड आर्टिलरी गन सिस्टम ER यानी कि एक्सटेंडेड रेंज वाली वेरिएंट कहा जा रहा है। और कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम की तरफ से बताया जा रहा है कि जो गन होने वाले उनकी प्रीवियस माउंटेड गन सिस्टम का अपग्रेडेड वेरिएंट होने वाला है, जिसकी स्ट्राइक रेंज करीब करीब 41 किलोमीटर तक होने वाली है। अब इसको लेके आगे चल के कोई ट्रक माउंटेड वेरिएंट को बनाया जाएगा नहीं, ये तो अभी के लिए पता नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि आगे चल के वो इसकी भी एक ट्रक माउंटेड वेरिएंट को बना सकते हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी की तरफ से आगे चल के इसे करीब करीब 814 यूनिट को अपने सर्विस में शामिल किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होने वाला कि इसको किस तरीके के ट्रक के ऊपर कल्याणी ग्रुप की तरफ से माउंट किया जा सकता है और इसकी वजन को कितना रिड्यूस किया जा सकता है। लेकिन बताया जा रहा है कि अब इसका वेट अप्रोक्सीमेटली 8 टन के आसपास होने वाला है। अगला अपडेट एंटी ड्रोन सिस्टम की तरफ से है। पिछले 2-3 सालों से ड्रोन्स जो हैं वो हमारे लिए काफ़ी परेशानी के कारण बने हुए हैं, जिसके बाद इंडियन आर्मी की तरफ से भी एंटी ड्रोन सिस्टम को अपने सर्विस में शामिल करने की कोशिश किया जा रहा है। अभी भी आगे चल के इनको और बेहतर तरीके से इंडक्ट करने की कोशिश किया जा रहा है।
आप सबको पता होगा कि ड्रोन जो होते हैं वो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, तो ये अपने हिसाब से अलग अलग तरह के चैलेंजेस को क्रिएट कर सकते हैं और अलग अलग तरह के खतरा पैदा कर सकते हैं। ठीक वैसे इनको काउंटर करने की बात करें तो इनको भी अलग अलग तरह से काउंटर किया जा सकता है और इसके लिए अलग अलग तरह के एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप किया जा सकता है। अब ऐसे में डीआरडीओ की तरफ से जिस एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप किया गया था उसे आप सभी भलीभांति परिचित होंगे, जो कि एक ट्रक माउंटेड सिस्टम था, यानी कि मोबाइल सिस्टम था और इसमें बहुत सॉफ्ट किल और हार्ड किल कैपेबिलिटी मौजूद था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन सिस्टम को हर जगह पे हम लोग डिप्लॉय नहीं कर सकते, तो इस वजह से हमको हैंड हेल्ड एंटी ड्रोन सिस्टम, जिनको एंटी ड्रोन गन भी कहाता है, उनको खरीदने का प्लान किया गया था। और पिछले साल अगस्त में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऐसे ही सिस्टम्स को खरीदने के लिए पुणे की एक कंपनी है जिसका नाम गुरुत्वा सिस्टम है, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिसके अंदर काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम यानी कि CUAS सिस्टम को सप्लाई करने की बात की गई थी, जिनका नाम द्रोणम एंटी ड्रोन सिस्टम कहा गया था। इसमें एग्जैक्टली ये बताया नहीं गया था कि एक्चुअली कितने सिस्टम को वहां पे खरीदा जाएगा, लेकिन एक हैंड हेल्ड सिस्टम था जिसको हमारे जवान जो है वो एक गन की तरह, राइफल की तरह कैरी कर सकते हैं। अब हालांकि देखने के लिए ये एक राइफल की तरह है, लेकिन इसमें कोई भी हार्ड किल कैपेबिलिटी मौजूद नहीं है। ये सॉफ्ट किल कैपेबिलिटी को प्रोवाइड करता है, जिसमें ड्रोन्स की फ्रिक्वेंसी को डिस्टर्ब किया जा सकता है और इसके संपर्क को कंट्रोलर के साथ यानी कि ऑपरेटर के साथ तोड़ा जा सकता है, जिसके बाद ड्रोन नाकाम हो सकता है। और अभी बताया जा रहा है कि गुरुत्वा सिस्टम की तरफ से इन एंटी ड्रोन सिस्टम की पहली बैच को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जा चुका है। अगला अपडेट C-295 एयरक्राफ्ट की तरफ से। आप सभी जानते हैं कि अभी रिसेंटली इन एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था और ऐसे 56 एयरक्राफ्ट को भी इंडियन एयरफोर्स की एवरो एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब इन 56 में से पहले 16 एयरक्राफ्ट को तो इनिशियली एयरबस की तरफ से हमको सप्लाई किया जाएगा, लेकिन बाकी बचे 40 एयरक्राफ्ट को अभी भारत में ही आगे चल के मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जिनको टाटा और एयरबस की जॉइंट फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अब C-295 एयरक्राफ्ट की बात करें तो इस कैटेगरी के अंदर हमको आगे चल के और भी एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ सकती है और इसको अभी भारत की सिविलियन मार्केट में भी टाटा और एयरबस की तरफ से पुश करने की कोशिश किया जा रहा है। इसके अलावा भी इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से भी एयरक्राफ्ट को अपने सर्विस में शामिल करने का फैसला किया जा रहा है, जिनको इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से मल्टी मिशन मैरिटाइम एयरक्राफ्ट के तौर पर अपने सर्विस में शामिल करने के बारे में सोचा जा रहा है। अब इसके लिए इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से कैप्स यानी कि सेंटर फॉर एवन सिस्टम को कहा गया कि उनको अभी C-295 एयरक्राफ्ट को बेस करके एक C-4ISR एयरक्राफ्ट यानी कि कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर इंटेलिजेंस सर्वेलेंस और रिकॉन एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा, जिनको इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इनको सर्च एंड रेस्क्यू मिशन में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसमें एक पावरफुल AESA रडार को भी इंटीग्रेट करने के लिए कहा जा रहा है, जो कि मेनली सरफेस और एरियल टारगेट को भी ट्रैक कर पाएगा। और आगे चल के इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से कुल मिलाकर ऐसे 6 एयरक्राफ्ट को अपने सर्विस में शामिल करने का प्लान किया जा चुका है। अगला अपडेट एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ से। अब एयरक्राफ्ट कैरियर शुरू से ही इंडियन नेवी के एक बहुत ही पावरफुल एसेट माने जाते हैं और शुरुआती दौर से इंडियन नेवी की तरफ से इनको ऑपरेट किया जा रहा है। अब ऐसे में हमको तो ये कहा जाता है कि इंडियन नेवी को कुल मिलाकर 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है, जिनमें से 2 हमेशा हमारे ईस्ट और वेस्टर्न फ्रंट में तैनात रहेंगे और एक बैकअप के तौर पर रखा जाएगा, जो कि शेड्यूल मेंटेनेंस के दौरान या सर्विस के दौरान जाने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर को रिप्लेस करेगा। यानी कि हमेशा हमारे पास 2 फ्रंट में 2 कैरियर तैनात रहेंगे। फिलहाल अभी तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर डिबेट चल रहा है कि इसको बनाया जाएगा, पहले सबमरीन को बनाया जाएगा, लेकिन अभी हमारे पास पहले से ही 2 कैरियर हो चुके हैं और INS विक्रांत के इंडक्शन के बाद अभी इसको अपनी पहली ऑपरेशनल मिशन में डिप्लॉय करने की प्लानिंग किया जा रहा है। अभी बताया जा रहा है कि नेवी की तरफ से अभी इन दोनों फ्रंट में दोनों कैरियर को डिप्लॉय करने की कोशिश की जाएगी और अभी INS विक्रांत का एविएशन ट्रायल चल रहा है और 2023 की जून तक इसको फुली तैयार कर दिया जाएगा, जिसके बाद इसको अपनी पहली डिप्लॉयमेंट के लिए वहां पे भेजा जा सकता है। अब यहाँ पर शायद INS विक्रांत को वेस्टर्न फ्रंट में नहीं बल्कि ईस्टर्न फ्रंट में डिप्लॉय किया जा सकता है और अभी इंडियन नेवी की तरफ से चेन्नई के एक प्राइवेट पोर्ट में एक जेटी को लीज पर लेने का प्लान किया जा रहा है, जहां पर आगे चल के INS विक्रांत को तैनात किया जाएगा, फिर हमारे कैरियर को वहां पे तैनात किया जाएगा। अब एक तरफ जब हम INS विक्रांत को डिप्लॉय करने के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेशन करने के बारे में बात कर रहे हैं, वहीं देखा जाए तो दोनों कैरियर में भी ऑपरेट करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट फाइटर जेट की कमी है, तो इसके लिए एक टेंडर को भी फ्लोट किया गया था, जिसमें 26 से 27 नेवल कैरियर बेस्ड फाइटर जेट को खरीदा जाने वाला है, जिसमें F-18 सुपर हॉर्नेट और रफाल M को अभी टेस्ट किया जा चुका है और इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट किया जाएगा। वैसे टेस्टिंग के दौरान इन दोनों को क्लियर किया जा चुका था, पर अभी हमारे नेवी के एक एक्स ऑफिसर है जो कि एक वाइस एडमिरल रैंक के ऑफिसर हैं,
उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि F-18 जो है वो INS विक्रांत से INS विक्रमादित्य से ऑपरेट करने के लिए कंपैटिबल नहीं होने वाला है, क्योंकि उनके मुताबिक इनकी जो अरेस्टर गियर्स हैं इनको F-18 जैसे फाइटर जेट्स को हैंडल करने के लिए बनाया नहीं गया था। इनको प्राइमरली MiG-29 के फाइटर जेट के लिए बनाया गया था, जिससे F-18 जो है वो करीब 4.5 टन के आसपास ज़्यादा हैवी हो सकता है। तो उनको लगता है कि अगर हम F-18 को हमारे कैरियर से ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे तो लैंडिंग करते वक्त इस एयरक्राफ्ट को रोकने वाली जो केबल्स का इस्तेमाल होता है ये टूट सकते हैं। वैसे तो इनको रफ एंड टफ कहा जाता है, जो कि अपने लोड के हिसाब से ज़्यादा लोड को भी कैरी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर ज़्यादा समय तक हम यहाँ पे ओवरलोडिंग करते हैं या ज़्यादा हैवी एयरक्राफ्ट को इससे ऑपरेट करते हैं तो फ्रीक्वेंटली इनको सर्विस को और मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ सकता है और कुछ सेफ्टी इशू भी सामने आ सकते हैं। हालांकि आज तक नेवी की तरफ से ये बात कभी भी कहा नहीं गया था कि F-18 जो है वो हमारे कैरियर से ऑपरेट करने के लिए सही नहीं होगा, या फिर कैरियर के अरेस्टर गियर जो है वो इसके लिए सही नहीं होने वाले हैं, या फिर थोड़े हैवी हो जाएंगे या रफाल के लिए हैवी हो जाएंगे। तो आगे चल के डील फाइनल होने पर ही हमको सच्चाई पता लगने वाली है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।